जो छोटे दुकानदार तबका है उन सब के लिए मशवरा है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्लिप को रिकॉर्ड करें और चलाएं। वो गूगल के ऊपर जाके अपना मैप को रजिस्टर करें सबसे फर्स्ट पे। ये बहुत ही आसान है। आप गूगल पे 5000 ट्रेनिंग मिल जाएंगी हाउ टू रजिस्टर ऑन मैप, फ्री ऑफ कॉस्ट। लिस्टिंग होने के बाद आपने सिर्फ एक काम करना है, उस पर रिव्यूज लें। जब भी कोई बंदा है उससे बोले सर एक रिव्यू देते हैं, और उस रिव्यू के अंदर वो कीवर्ड आना चाहिए जो आपसे रिलेटेड है। द गुड बिरयानी, द बेस्ट बिरयानी, भले उर्दू में दे, इंग्लिश में दे, रोमन में दे, कमेंट्स ले लें आप बिलीव करें कि ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें लीडर्स बनाया नहीं, एआई ने आपको कहा कि अब किलर का काम छोड़ दो, अब लीडर का काम करो। अजीब सा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि जो डोंकी वर्क हमसे कराया जा रहा था, अब वो एआई की वजह से हम वो काम नहीं करेंगे। एआई डिजाइन हुआ है ये हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इस वजह से कि हमें आदत ही किलर वर्क की। कुछ लोगों को फारिग किया एआई के आने के बाद? नहीं, देखिए अवैध भाई ऐसा नहीं। 90% एजेंसीज या कंपनीज क्या करती हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट बनाई, पोस्ट की, कंटेंट बनाया और दैट्स इट, सोशल मीडिया खत्म। ठीक है, सोशल मीडिया ही है ही नहीं, पोस्टिंग तो अब आपको एआई दे रहा है। अब इसके आगे मूव करना है आपने। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो 400 चीजें, आप कंटेंट पे मेहनत करें, आप वीडियोस पे मेहनत करें, उस पोस्ट के रीचेस बढ़ाने के लिए मेहनत करें। अब ये वाला जॉब खत्म होने के बाद इन लड़के लड़कियों को इस एरिया में आने का मौका मिल रहा है, उनको टाइम मिल रहा है, और अपने टाइम को जो सही यूटिलाइज करेगा वो सक्सेसफुल हो। ऑनलाइन फ्रॉड पे आपका क्या एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स के साथ, और अगर ये चीज़ हो तो क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है? बेसिकली अभी ना ये इट्स अ न्यू बेबी, ये लोगों को अभी समझ आ रहा है। फेसबुक पे एक ही ऐड जो है ना वो 6 जगह पे चल रहा है, एक ही कंटेंट चला रहे हैं, 10 जगह से पैसे ले रहे हैं और उसके बाद वो बंद कर देते हैं। हमारा अलमिया ये है कि माजरत के साथ हम अंदर से चोर हो गए साथ। गवर्नमेंट अपने लेवल पे देखें काम कर रही है, FIA यहाँ पे काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, साइबर क्राइम विंग इसमें काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं। मैंने कहा ना इट्स अ न्यू बेबी सबके लिए। अब वो बेचारे कैसे सीखेंगे? हम बताएंगे भाई ये फ्रॉड हो गया, वो एक केस स्टडी बनाएंगे। हमारे लिए भी नया काम है, हम भी नई चीजें जो है वो सीख रहे हैं। तो देखिए फ्रॉड जो है ना पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है, यहाँ पे तो बहुत कम है। फिर भी कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल, नौजवान ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें? एक प्लम्बर को बुलाइए घर में, उसको बोलो भाई ये नलका बदल, वो लगा के गया, नलका लीक है, सही, तो उस प्लम्बर को अब क्या कहेंगे? अनाड़ी है। वो प्रोफेशनल कब बनेगा कि जब वो 50 घर पे जाके नलके चेंज कर लेगा, या उसको कोई प्रोफेशनल ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग दे दे। प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्या है कि वो एक शॉर्ट कोर्स करते हैं 3 महीने का, 6 महीने का। तो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये कि बेस एजुकेशन से हमारे यहाँ नहीं जाया जा रहा। एक स्किल पकड़े, उसको पढ़ें और उसमें एक्सपर्ट बने। सबसे पहले ये ना सोचे कि मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा, सबसे पहले ये सोचें कि काम कैसे करूं। लिंक्डइन के ऊपर लिंडा की ट्रेनिंग पूरी मौजूद है, यूडेमी पे ऑनलाइन ट्रेनिंग मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर फ्री कंटेंट मौजूद है, बहुत सारा। बहाने नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम उन्हें हिला के रखा हुआ। लोगों ऐसी एप्स बना रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, और यहीं से सीख के जा रहे हैं बच्चे। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट में SEO किस तरीके से इस पर काम कर रहा है, और क्या AI के आने के बाद क्या ये फील्ड वाकई डेड हो गई है या मजीद इस पे भी गुंजाइश है? नहीं, SEO तो अभी कोई ऐसा चांस नहीं खत्म होने। SEO जो है ना वो अगर कंपनी समझें तो वो बैकबोन है। आप पेड कैंपेन से बाहर की मार्केट को जब टारगेट करने जाते तो दिस इज टू मच कॉस्ट। यानी आपको PPC $4 $5 पर क्लिक पे चले जाता है, $10 पर क्लिक पे भी मैंने देखा है कि कीवर्ड जा वो डिपेंड है कीवर्ड वॉल्यूम कितना है। बिल्कुल, जबकि SEO के अंदर यही काम आप $20 $25 पर मंथ में करवा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे प्रोग्रामर्स को, डिजिटल एजेंसी ऑनर्स को इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करके बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने चाहिए। क्या इसके गुड प्रैक्टिसेस हैं, क्या बैड प्रैक्टिसेस हैं, क्या वाकई AI हम नौजवानों की जॉब्स को खाएगा, और अगर AI किसी की जॉब को खाएगा तो इसका अल्टरनेट क्या है? पाकिस्तान में AI पे और IT इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हत्ता के और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे नौजवान किस तरीके से AI को सीख सकते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग, SEO को सीख सकते हैं, किस तरीके से वो रोज़गार कमा सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि आजकल तकरीबन हर फलाही इदारा IT को सिखाने की कोशिश भी कर रहा है, AI को सिखाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद
एक जो खला है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा। तो आज हमने इस तमाम मौज़ूआत पे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक ऐसे इंसान को जो कि फ़ील्ड में है और गुज़िश्ता चंद दिहाइयों से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे, आईटी सेक्टर पे, ई-कॉमर्स पे, ब्रांडिंग पे, वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में कि एआई के चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है, किस तरीके से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री मज़ीद बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। तो ये हमें ज़्यादा बेहतर बताएँगे। हम वेलकम करते हैं आज के पॉडकास्ट में मोहम्मद हुसैन साहब को, जो कि फाउंडर सीईओ हैं बाउंडलेस टेक्नोलॉजीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाला। फ़र्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो कि $2.2 बिलियन पे स्टैंड करती है और हमने ईयर टू ईयर बेसिस पे देखा कि उसमें 17% का इज़ाफ़ा है। तो सर, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री हमने देखा है कि दीगर डिपार्टमेंट्स को अगर हम बात कर लें लीड कर रही है। हमने ऐसा क्या किया है कि एक इंडस्ट्री लीड कर रही है या फिर ये एआई का कमाल है? अवैस भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू मुझे सर। बुलाया और इनवाइट किया। थैंक यू। देखिए, ये एक बहुत अच्छी डिबेट है और ये बहुत बड़ी डिबेट है और पूरी दुनिया में इस टाइम जो है वो आईटी का दौरा है और लोग बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं और जी, अपॉर्चुनिटीज़ भी बना रहे जी। हैं। आपको पता है, कुछ अर्से पहले तक सारे का सारा काम जो है वो मैनुअल बेसिस पे होता बिल्कुल। था, ऑटोमेशंस का इतना दौर नहीं था। अब पूरी दुनिया के अंदर ऑटोमेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जी, तो ऑटोमेशंस के ऊपर या डिजिटलाइजेशन के ऊपर जब काम होता है तो उसके अंदर आईटी फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आपको उसको ऐड करना ज़रूरी होता है। ठीक तो है। इसी वजह से अगर आप टेक्सटाइल का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपको डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन की ज़रूरत है। सही। अगर आप उसके अंदर फूड बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आईटी जो है वो इंक्लूड होता जा रहा है और बहुत हेल्पफुल होता जा रहा है। ठीक है। ये चीज़ बाहर के लोगों को बहुत पहले समझ आ गई थी और अब इसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान है, उसमें भी लोगों को समझ आती जा रही है। तो ठीक इसी है। वजह से एक बूम आया है और ज़बरदस्त। बाहर के लोगों ने इस चीज़ को भी कोविड के बाद ज़्यादा एनालाइज किया कि हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ऑटोमेशंस के ऊपर और डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम करें सही। ताकि हमारे काम एक्यूरेट हो सके, फास्ट स्पीड से हो सके। इसी वजह से वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना उन्होंने शुरू किया। जब वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना उन्होंने शुरू किया है तो इतनी बड़ी मार्केट सेगमेंट जो है वो बन गया है पूरी दुनिया के अंदर के। जैसे अभी आपने बताया 2.2 बिलियन 2.28 बिलियन की जो है जी, हमारी ईयरली एक्सपोर्ट है आईटी की और अभी मेरे पास जो लास्ट है कि वो 306 मिलियन इन मार्च के अंदर हमने आईटी एक्सपोर्ट किया, जो इंशाल्लाह। 37% जो है वो अप आ रहा है। तो अगर हम इसी स्पीड से चलते रहें तो हो सकता है ये 2.28 की जगह ये 4 या 5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री भी हमारी बन सकती है इस ईयर के लिए इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत बेहतरीन। हुसैन भाई, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि पहले जैसे आपने कहा कि काम मैनुअल होता था, एआई के बाद अब आपने जस्ट एआई को कमांड देनी है और काम सारा आपका ऑटोमेशन पे होता है। यकीनन इसके फ़ायदे आपने हमें अभी बताए। तो बहैसियत डिजिटल एजेंसी ओनर, आपने ऐसा क्या किया या आपकी फ़ील्ड से मुताल्लिका लोगों ने ऐसा क्या किया? क्योंकि हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एआई चेंज लेके आया है। क्या आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको आपने देखा हो कि हाँ जी, इस सॉफ्टवेयर से हमने इस तरीके की कमांड रन की, हमारे पास इस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो सामने आ गए। इन शॉर्ट, आपने मार्केट की नीड को एआई के बाद किस तरीके से फुलफ़िल किया है? अच्छा, देखिए ओवैसी, आप पहले एआई को समझने की जी। कोशिश करें कि एआई एग्जैक्टली क्या है। एआई इट्स सॉर्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, और बिल्कुल। एआई के साथ एक चीज़ है ऑटोमेशन। बिल्कुल। ये दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैं आपको एआई बताता हूँ। देखिए, एआई जो है, एआई हमें जो एजुकेशन सिस्टम हमारे मुल्क को दिया गया है, उसके अंदर हमें जो है ना वो क्लर्क बनाया गया है। हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन है वो क्लर्क है। हम बहुत एकेडमिक्स ही बिल्कुल। एकेडमिक्स एग्री, हमारी क्लर्क के एग्री। लिए, हमें लीडर्स बनाया ही नहीं गया। एआई ने आपको कहा कि अब किलर का काम छोड़ दो, अब लीडर का काम करो। यानी मैं एक अजीब सा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि जो डोंकी वर्क हमसे कराया जा रहा था, अब वो एआई की वजह से हम वो काम नहीं करेंगे। सही, अब हमें अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा और अब हमें रियल काम करना पड़ेगा। सही। तो जो एआई डिज़ाइन हुआ है, ये हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वजह से कि हमें आदत ही क्लर्क वर्क की है। यानी ये फाइल इधर से उधर ले जाओ, किसी के लिए कंटेंट लिख दो, किसी का कुछ डिज़ाइन कर दो। ये आप देखिए कोई गोरा नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल। ये हम इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये पूरी टेरिटरी जो है वो यही काम करी क्योंकि हम सही। लोग क्लर्क्स हैं। सही। तो एआई ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने अगर एक काम जो आप बहुत
अरसे से कर रहे थे और जिससे बहुत कम पैसे कमा रहे थे आप, सही, अब आप वो काम एआई को दे दें और आप कोई ऐसा रियल काम करें कि जिससे आप लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एआई इज अ गुड, और उससे बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो लोग थोड़े घबरा रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब लॉस हो रही हैं या चीजें हो रही हैं। जैसे एक एआई का मैं बताऊं कि आज से 6 महीने पहले 100% कंपनीज जो है वो एआई कंटेंट राइटिंग पे मूव हो गई, बिल्कुल, और अभी गूगल का एल्गोरिथम अपडेट आया है, उसके अंदर उसने उसको सबको रिजेक्ट कर दिया और सब पे प्लेंटी लगाना शुरू कर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बैक टू द आप कंटेंट राइटर पे दोबारा आ गए कि अब कंटेंट राइटर एआई से सिर्फ कॉन्सेप्ट ले सकता है कंटेंट लिखने के लिए, मगर उसको ह्यूमन एलिमेंट डालने के लिए ह्यूमन की जरूरत मौजूद। तो जो ह्यूमन माइंड है, जो ह्यूमन दिमाग है, अभी तक उस लेवल की एआई टेक्नोलॉजी डिजाइन नहीं हुई। हाँ, वो आपको सिर्फ बड़ी बेसिक चीजें दे रहा है। अगर आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन एआई से करने चले जाएं तो वो भी कहता है आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन राइट नाउ, हम आपको बाद में बताते हैं, या व्हाटएवर। जो रिसर्च उसके पास भी अभी अवेलेबल नहीं है। सही, नए प्रोसेसेस को सोचना, नई चीजें सोचना, वो एआई के पास नहीं है। सही, जो चीजें हो चुकी हैं वो सर्च करके आपको डिस्प्ले कर देता है। बिल्कुल ऐसा तो ही। ये एक समझ लें कि मेरे हिसाब से एआई जो है इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के वो अपने आप को अपग्रेड कर दें, ये डोंकी वर्क से बाहर निकलें, वेबसाइट डिजाइन करना, कंटेंट लिखना, ये छोटी छोटी चीजें जो वो कर रहे थे वो एआई को दे दें, और अब आप कोई बड़ा सोचें, कुछ बड़ा करने का टाइम आ चुका है। ठीक है। अच्छा, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो गूगल की लास्ट अपडेट थी, कोर अपडेट, उसमें उन्होंने दो चीज़ों के बारे में कहा, एक ह्यूमन और सेकेंडली हेल्पफुल कंटेंट। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि वो आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली माजी में होता रहा है कि लोगों ने एक कमांड से, एक कीवर्ड से पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक। अगेन मैं आपसे सवाल रिपीट करता हूँ, आपने कहा कि ऑटोमेशन और जदीद तरीन चीज़ें एआई में आ गई, तो सर पाकिस्तानी मार्केट ने इसका फ़ायदा किस तरीके से उठाया है? देखिए, पाकिस्तानी जो प्रॉब्लम्स है ना, अगर हमने उनको जो रेक्टिफाई किया है, उसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम्स आते थे वो हमारा इंग्लिश का ही है। एकेडमिक्स जो है ना हमारी, ठीक है ओवेस भाई, वो हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, एजुकेशन जो है हमारा अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हम अच्छे स्कूल से पढ़े हुए नहीं होते तो हम किसी गोरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम बाहर के ऑर्डर्स नहीं ले सकते प्रॉपरली। तो एआई ने सबसे पहला फायदा तो ये दिया कि आपकी ईमेल्स लिखना आसान हो गई, आपके प्रपोजल्स लिखना आसान हो गए, कंटेंट से मुतालिक जो है वो लोगों ने अभी तक जो मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, लोगों ने सबसे जो फायदा उठाया है वो इस एरिया से उठाया है, क्योंकि यही सबसे वीकेस्ट पॉइंट था हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में। एग्जैक्टली। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम पिछले 22 साल से वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं। सही। आप बिलीव करें, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले तक लोग कंटेंट लिखने में हेजिटेट करते थे, 3 महीने लग जाते थे वेबसाइट का कंटेंट बना के देने के लिए। अच्छा। अब वो अगले दिन ही कंटेंट चैट जीपीटी से बना के दे देते हैं, यार अब इसको सही कर लेना आप। सही। क्योंकि उन्होंने अपने माइंड से लिखा और उसको निकाल। तो एज पर पाकिस्तानी कम्युनिटी अगर मैं देखता हूँ या जिससे भी मेरी बात होती है, तो सबसे ज्यादा जो फायदा फिलहाल उठाया है वो क्रॉसपॉन्डेंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, बिजनेस प्रपोजल्स, ईमेल, पोस्टिंग, इन सब के ऊपर हम लोग जो है वो आ चुके हैं, और इसका यूजेज हमने बड़ा तेजी से शुरू कर दिया। ठीक है। और कुछ इमेज बिल्डिंग्स के ऊपर भी लोग जा रहे हैं, कुछ इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये पेड टूल्स हैं। हमारे पाकिस्तान में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हम फ्री चीजें ढूंढ रहे होते हैं, हम $20 भी खर्चा नहीं करना। ऐसा ही। तो अगर हमें एआई की रियल चीजों को इस्तेमाल करना है तो हमें उनके पेड टूल्स लेने पड़ेंगे। सही। जो बहुत सारे बड़े जैसे मिड जर्नी के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो पेड है, आप वो लें और उसके बाद आप देखें उसमें आपकी कितनी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। तो डेफिनेट इस तरीके की, जैसे मैंने बताया कि हमने खुद अपना जो एआई मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर हमने जो डिजाइन किया है, उसके अंदर चैट जीपीटी का पेड वर्जन से आप विद इन 30 मिनट्स 30 पोस्टें क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं, उनको शेड्यूल कर सकते हैं, उनको पोस्ट कर सकते हैं। और यही काम अलग अलग पहले तरीके से किया जाता था। क्या होता था, एक कंटेंट राइटर होता था, फिर एक डिजाइनर होता था, मिनिमम एक कंटेंट राइटर होगा, एक डिजाइनर होगा, एक सोशल मीडिया का बंदा, ये 3 लोग मिनिमम चाहिए आपको इस प्रोसेस को बनाने के, एक प्रोजेक्ट पे। ठीक है, यही प्रोसेस एक बंदा आपका तीनों काम कर देगा। इस प्रोसेस को करने में उन 3 बंदों के लगते थे कम से कम 30 से 40 घंटे। बिल्कुल। जो काम आपका 30 मिनट से मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर पूरा काम हो जाएगा। तो आपने वो जो डिजाइनर था, डिजाइनर को बोलो भाई कोई ऐसी पोस्ट बनाओ जो मिड जर्नी ना बना सकता हो, नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। यस, आपको वही फिर मैं रिपीट करूंगी, वो जो डोंकी वर्क वाला काम था उससे बाहर आना पड़ेगा। अब आपको वाकई कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, सिर्फ आके छाप के अपनी नौकरी के आर्ट्स पूरे नहीं करने, अब उन आर्ट्स में आके आपको कुछ परफॉर्म करना है, जिद्दत लेकर आनी है, अपग्रेड करना है अपने आप को, और उससे हेल्प लेके आगे बढ़ना है। इससे पहले क्या होता था, जब गूगल नहीं था
तो हमारे पास ना, मैं बात कर रहा हूँ कोई 98 99 की जब हम वेबसाइट्स बनाते तो वेबसाइट की ना टेम्पलेट्स की बुक्स आती थी। सही। आप यकीन करें, जी। वो बुक्स हम खरीदते थे, उसके अंदर से टेम्पलेट सिलेक्ट करते थे, फिर क्लाइंट का उसको फोटोशॉप बना के उसको देते थे। सही। फिर अपग्रेड हुआ जी, गूगल आ गया। गूगल ने क्या किया, आपको टेम्पलेट दिखा दी, आपने 10 वेबसाइटें डाली, रेफरेंस लिया, आपने मिक्स मैच किया और उस पर बना दी। अब क्या हुआ, अब एआई आपको कहता है आप स्टोरी बताओ अपनी, आप स्टोरी बताओगे, वो आपको टेम्पलेट डिजाइन करके दे दे। ऐसा ही है। अब आप उस टेम्पलेट से अपग्रेड हो। ऐसा ही तो हर टाइम के अंदर उसका फायदा होता है, बस उसको पॉजिटिव चीजें उसके अंदर फाइंड आउट आप अगर आप करेंगे तो आपको उसको डेफिनेट फायदा ही होगा। ठीक है हुसैन भाई, आपके जवाब से एक सवाल निकलता है, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर जो है उसने आपकी कॉस्ट कटिंग भी की, टाइम मैनेजमेंट भी हो गई। तो सवाल तो नौजवानों का है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्या फिर आपने कुछ लोगों को फारिग किया एआई के आने के बाद? और क्या आपको इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि अगर मेरा स्टाफ या आप जिनको जानते हैं जो एजेंसी चला रहे हैं 50 लोगों पे, तो उन्होंने 5-6 लोग निकाल दिए कि भाई एआई जो है ना मुझे अब सारे काम करके दे रही, मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए अवैस भाई, ऐसा नहीं। देखिए मिसाल के तौर पे हम सोच ही नहीं पा रहे ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 90% एजेंसीज या कंपनीज क्या करती हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट बनाई, पोस्ट की, कंटेंट बनाया और दैट्स इट, सोशल मीडिया खत्म। ठीक है, सोशल मीडिया है ही नहीं। ऐसा ही है। पोस्टिंग तो अब आपको एआई दे रहा है, अब इसके आगे मूव करना है आपने। सोशल मीडिया मार्केटिंग से कनेक्टेड है। आपको मार्केटिंग नहीं आती, आप सोशल मीडिया ना करें, पहले आप मार्केटिंग पढ़ना शुरू करें, उसकी स्ट्रैटेजीज पढ़ना शुरू करें, रिसर्च एंड R&D। एआई की वजह से आपको R&D का टाइम मिल गया कंपनी के अंदर। बिल्कुल। हमने उन स्टाफ को उठा के कहा कि भाई ये काम तो खत्म हो गया ना, अब तुम ये वाला काम पढ़ो और ये वाला काम करो, नया काम करो, उसमें जिद्दत लेकर आओ और उसके अंदर और पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया वाला पोस्टिंग वाला काम तो ये कंपनी आपकी कर लेगी, ये सॉफ्टवेयर हमारा पूरा काम निपटा देगा। ठीक है, अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपने मजीद जिद्दत लेकर आनी है इसके अंदर कि जी अब मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहे हैं। और देखें, सोशल मीडिया खत्म होने से बाकी चीजें खत्म तो नहीं हो जाती ना वेश भाई। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो 400 चीजें, आप कंटेंट पे मेहनत करें, आप वीडियोस पे मेहनत करें, उस पोस्ट के रीचेस बढ़ाने के लिए मेहनत करें, उस कंटेंट को पढ़ें कि कौन सा कंटेंट ज्यादा रिसर्च है, कौन से हैशटैग्स आपके काम कर रहे हैं। ये बहुत सारी जो रिसर्च वाला पार्ट है, हम इस वाले पार्ट को हमने स्किप किया हुआ था। हम सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते थे और करते थे और इंतजार करते रिजल्ट आ जाए, पर रिजल्ट ही नहीं आता था। तो अब ये वाला जॉब खत्म होने के बाद इन लड़के लड़कियों को इस एरिया में आने का मौका मिल रहा है, उनको टाइम मिल रहा है और अपने टाइम को जो सही यूटिलाइज करेगा वो सक्सेसफुल होगा। इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा और वो बहुत क्विक लर्न करेगा और रिजल्ट जनरेशन पे आएगा। आजकल हर कंपनी कहती है यार हम सोशल मीडिया कराते हैं, रिजल्ट नहीं आता। भाई रिजल्ट क्यों आएगा? वो 3 बंदे सिर्फ काम क्या कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा। क्यों? क्योंकि आपने उनको उसी में पूरा महीना गुजार दिया। वो कैसे कीवर्ड की रिसर्च करेंगे, वो कैसे हैशटैग्स की रिसर्च करेंगे, किस तरीके से मजीद चीजों को फाइंड आउट करके नई अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे। तो ये वाला पार्ट एआई ने आसान कर दिया और अब अपनी टीम को निकालने से बेहतर है कि आप उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएं और नए टूल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ठीक है हुसैन भाई, आपने बात की कि नई चीज़ों को सीखना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है कि लोग पाकिस्तानी माशरे में ब्रांडिंग की बात नहीं करते। हमारे डिजिटल ऑनर्स जो कि मार्केट में नए आ रहे हैं वो समझते हैं कि पेड कैंपेन्स ही डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन ब्रांडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से आपने कहा कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका जो एक कॉन्सेप्ट है लोग उसको बिल्कुल मिस कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि क्या वाकई पेड कैंपेन्स ही डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर आपको एक पूरा कंसेप्ट बना के एक ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करके और उसको मार्केट में उतारना चाहिए और शुरू में आप पेड कैंपेन्स लगाएं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पेड कैंपेन्स को रोकें और वो ब्रांड चले? सवाल मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि हमारे जितनी भी ई-कॉमर्स के ब्रांड्स बनते हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि वो शुरू में तो बहुत अच्छा पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद जैसे उनका बजट कम हो जाता है, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स फेल हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा देखिए विश भाई, असल जो मैंने आपको भी बताया कि डिजिटल मार्केटिंग जी, इनको आप 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लें। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आप मार्केटिंग और डिजिटल को अलग करें। ठीक है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, हम एक बंदा रखते हैं जी, वो होता है डिजिटल का, यानी उसको डिजाइनिंग आती है, उसको सोशल मीडिया चलाना, हम उसको डिजिटल मार्केटिंग देते हैं। ठीक है। उसको मार्केटिंग नहीं आती। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात है, वो करते हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग। नहीं, मार्केटिंग को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केटिंग के अंदर क्या आता है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के अंदर आती है जी, आपकी कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आती है, स्ट्रैटेजी मार्केटिंग के अंदर आती है, सेल्स मार्केटिंग के अंदर आती है, सब मार्केटिंग के टैब्स। सही।
अब सबसे पहले आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझें। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कंपनी एक डिजिटल फर्म रन कर रही है और आपके पास कोई मार्केटिंग एमबीए नहीं है तो आप फेल है, क्योंकि आपको मार्केटिंग नहीं आती। जबरदस्त। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जब बना लेता है कोई, जब वो कहता है जी उसके फनल्स क्या होंगे, उसके पर्सोनास क्या होंगे, उसकी सारी चीजें वो डिजाइन करता है। सही। तो डिजिटल मार्केटिंग वाला सिर्फ उसको डिजिटली एग्जीक्यूट करता है। जबरदस्त। क्या करता है? एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करेगा। करता है। मगर अलमिया यह है कि हम उस डिजिटल मार्केटिंग वाले से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारी स्ट्रेटेजी बनाए, जबकि उसकी एजुकेशन ही नहीं है। वो तो बीसीएस करके आया हुआ है या बीआईटी या डीआईटी व्हाटएवर, वो तो टेक्नोलॉजी की डिग्री लेकर आया ना। आपकी उस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है वो डिजिटल वाले का काम है। नॉट दैट कि वो मार्केटिंग के रिजल्ट्स बनाए। आप मार्केटिंग वाले से पूछेंगे भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वो इधर उधर आप देखेगा भाई क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा, उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, मेरे पर्सोनास क्या है, केपीआईज क्या है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं मार्केटिंग के अंदर, जैसे बैरियर जी, एक बंदे की सेल्स नहीं आ रही, ठीक है, अब इसका जवाब डिजिटल मार्केटिंग वाला नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि मैं कहूंगा जी ठीक है, आप जैसे मैं मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, मैंने एमबीए किया है अपना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो बोलूंगा जी अपना आप लैंडिंग पेज खोलें। मैं लैंडिंग पेज खोलूंगा और आपने जो कॉल टू एक्शन लगाया हुआ है वो बिल्कुल छोटा सा लगाया हुआ, नजर ही नहीं आ रहा। या जब मैं ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक करता हूं तो ऑर्डर फॉर्म खुलता है, कहीं खुलता है, कहीं नहीं खुलता। इस तरह के प्रॉब्लम्स वो रेक्टिफाई करेगा। सेकंड, एक बैरियर है। एक डॉक्टर का क्लिनिक है, कहता है यार मैंने बड़ी मार्केटिंग की मगर पेशेंट नहीं आते मेरे। सही। हमने कहा अच्छा, हमने रिसर्च की, डिजिटली देखा, सब कुछ सही, ठीक है। इन दी एंड पता क्या लगा, बड़ी रिसर्च के बाद, क्लाइंट पेशेंट से बात करने के बाद, जो आ रहे थे मजबूर में, सर क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ आने के बाद? यार पार्किंग नहीं मिलती। अच्छा, तो बैरियर इज पार्किंग, जिसने पूरे ऑटोमेशन सिस्टम को खराब कर दिया। अच्छा। मैंने कहा कि सर सिर्फ आप एक पार्किंग वाला अरेंज कराइए, ये रियल स्टोरी है पाकिस्तान। अच्छा। और आप लिख दीजिए फ्री पार्किंग इज अवेलेबल, ठीक है। तो आप देखेंगे उसने आपने बैरियर ब्रेक कर दिया। जैसे ही बैरियर ब्रेक करा उनकी सेल्स बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट आता था वो घूमता घूमता चले जाता, उसको पार्किंग ही नहीं मिलती। आप ये चीज देखेंगे बहुत सारे इवेंट्स में आप जाते तो वहां लिखा होता है वैले पार्किंग इज अवेलेबल। तो कोई सी लेवल का आदमी या कोई बॉस लेवल का आदमी जब ही जाता है कि जब उसको गेट पे पार्किंग मिल जाए तो वो आएगा, वरना वो नहीं आएगा। तो ये मैं बता रहा हूं कि अगर मिसाल के तौर पर वो बैरियर है तो आपने बैरियर जो है उसका ब्रेक करना है। यानी ये बैरियर होता है, ये साइकोलॉजिकल सारी चीजें साइको होती है हमारी पूरी, कि हम इसको पूरा पढ़ते हैं। बैरियर क्या है, मोटिवेशन क्या है, इसके अंदर बिलीव्स क्या है। आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो कहता है कि यार मेरे बिलीव्स क्या है, मैं ये प्रोडक्ट आपसे क्यों लूं। जैसे इस्लामिक बैंकिंग जी, अब एक कन्वेंशनल बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग, अब उसके बिलीव्स हैं कि मैं इस्लामिक बैंकिंग से लूंगा तो मैं सूद से बच जाऊं। बिल्कुल। अब वो अब उसको कन्वेंशनल बैंकिंग में इस्लामिक बैंक वाला पैसा नहीं डालेगा। ऐसा ही है, वो नहीं डालेगा जब तक आपने वो बैरियर ब्रेक नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, इस्लामिक बैंक लॉन्च किया और डेफिनेटली वो शराई कंप्लायंसेस के साथ था, जायज है, सब चीजें ठीक है। तो जो लोग पैसा नहीं डालते थे अब वो पैसा भी बैंक्स में डालना शुरू हो गया। आपकी बैंक इंडस्ट्री देखें कहां से कहां पहुंच गई, कन्वेंशनल से ज्यादा इस्लामिक हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों के बिलीव्स आ गए, उसमें बिलीव्स को ब्रेक किया ना आपने। अगर आप अभी भी कन्वेंशनल बैंकिंग पे जाएं तो कोई भी आपसे जो है वो चीज नहीं खरीद रहा, मगर आपने उसके बिलीव्स को ब्रेक किया। अब ये वाला काम है ही मार्केटिंग वाले का या सेल्स मैनेजर्स का, ये डिजिटल वाले का काम नहीं है। तो अगर ये चीज डिजिटल वाले से एक्सपेक्ट की जा रही है तो ये गलत है, ठीक है। आप अपनी टीम को इस तरीके से डिजाइन करें, आप अपनी टीम में मार्केटिंग के लोग रखें, सेल्स के लोग रखें और फिर डिजिटल वाले बंदे को साथ रखें। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 पिलर्स। अच्छा, उसके बाद आपका मेन सवाल था कि पेड कैंपेन्स। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मिसाल के तौर पे इस पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी यहाँ कंपनीज आती हैं, वही मार्केटिंग वाला बंदे होने की वजह से और सेल्स वाले ना होने की वजह से प्रॉब्लम है। हम कंपनीज को बोलते हैं आप आर यू यूजिंग एनी CRM? कहता है ये क्या होता है? वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। सर आपने कितनी कैंपेन चला दी? हम 10 लाख रुपए के एड चला रहे हैं। और वेरी गुड, कितने क्लाइंट हैं? हम प्रॉफिट में। अच्छा, जवाब क्या है कि हम प्रॉफिट में। अच्छा जी, वेरी गुड सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट में कितने? प्रॉफिट में ये हिसाब नहीं उनके पास। देयर इज नो कैलकुलेशन, नो मैथ्स। डिजिटल से कितनी अर्निंग है, कितनी अर्निंग है कुछ नहीं पता, बस उनको पता है हमारा नुकसान नहीं हो रहा, तनख्वाहें निकल जाती हैं, वी आर हैप्पी। Okay. अब मैंने कहा कि सर ये जो पिछले 1 साल में आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगाए, इससे कितने लीड्स आई आपके पास? यार हमारे पास 10,000 लीड्स हैं। सर वो कहाँ है लीड्स? यार वो अकरम के पास है, वो कामरान के पास है, वो हुसैन के पास है। रखी गया सर एक्सेल शीट में अलग अलग।
अच्छा, अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगा के आपने मिसाल के तौर पे 1,000 कस्टमर्स का डाटा जमा किया, जिसको हम कस्टमर एक्विजिशन जी कॉस्ट बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। एक कस्टमर आपको 1,000 रुपए का पड़ा या 2,000 रुपए का पड़ा या 5,000 रुपए का पड़ा। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है या उसी प्रोडक्ट को आप उनको दोबारा बताना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, दोबारा 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगाएंगे, नहीं, रिटारगेटिंग करेंगे। रिटारगेटिंग करेंगे। तो बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि मैं जितनी भी कंपनीज डिजिटल चलाती हैं, वो जब भी अपना डाटा लेना शुरू करें तो उसको किसी ना किसी सीआरएम से कनेक्ट करें। बिल्कुल आपका डाटा जितना प्रॉपर्ली स्टोर होगा, आप उनको ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आप उनको व्हाट्सएप्स कर सकते हैं, बिल्कुल। आप उनको एसएमएस कर सकते हैं। थर्डली आप उनको रीमार्केटिंग कर सकते हैं। Obviously। उसी डाटा को आप जो है वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू करें तो आपकी कन्वर्जन आ जाएंगे। ऑब्वियसली एग्री। अदरवाइज आपको पेड बार बार लगाना पड़ेगा, यहां पेड बंद, यहां बिजनेस बंद, यहां पेड बंद, यहां बिजनेस बंद, क्यों? क्योंकि आपका कोई मैकेनिज्म ही नहीं। तो इसमें यही होता है कि आप ऑर्गेनिकली भी काम करें, जिसमें एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes। वीडियो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप करते रहें, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने पास बना लें। अब तो व्हाट्सएप ने बहुत सारे कम्युनिटी ऑप्शंस दे दिए जी, जिसमें बिल्कुल। डाटा शेयर नहीं होता। बिल्कुल। आप व्हाट्सएप का डाटा बनाइए और कम्युनिटी शेयर करवाइए। ऑर्गेनिकली आपका फोकस ये होना चाहिए पेड कैंपेन के साथ। वही मैं कहूंगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसने बनाई है वो आपको बताएगा कि यार ये 1 करोड़ रुपए या 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो एक साल के लिए आप पेड कैंपेन में लगा रहे हैं, अगले साल वो 60 लाख हो जाएंगे, उसके अगले साल वो 30 लाख होके कम हो जाएंगे, जब हम सेम क्लाइंट को टारगेट कर रहे होंगे। बिल्कुल। अदरवाइज अगर हमें उसी प्रोडक्ट को बार बार बेचना है और उसी मार्केट सेगमेंट को करना है, तो नॉट मोर देन के 2 इयर्स में आप पूरी मार्केट इतने बड़े बजट के साथ कैप्चर कर लें और उसके बाद उसको रीटारगेट करके हुए आप उसकी रीसेल जो है वो आप जनरेट करते हैं। हुसैन भाई, ये आपने बहुत एक थॉटफुल प्रोसेस बताया है और मैं आपसे सवाल मैंने जानबूझ के डेलिबरेटली ही पूछा था, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट में जो इन्वेस्टर आता है, जो पाकिस्तानी मार्केट में काम करना चाहता है, उसकी नीयत बहुत अच्छी होती है कि जॉब्स भी मार्केट में पैदा हों और हम अपना प्रोडक्ट सर्विस जो भी उसकी वो एक चीज़ है वो उसको बेचें। लेकिन वही आप वाली बात कि वो किसी स्किल्ड टीम का हिस्सा नहीं बनते। वो इस तरह के लोग जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटर हर वो बंदा अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहा है जिसने पेड कैंपेन लगा ली, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आपने एक थॉटफुली इसको एक्सप्लेन किया कि डिजिटल मार्केटिंग पेड कैंपेन लगाने का ही नाम नहीं है, लेकिन ये उसका एक पार्ट है बिल्कुल, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। और इसके लिए ऑब्वियसली सेल्स की टीम और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी मार्केट में पेड कैंपेन्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी मार्केट में पेड वर्सेस ऑर्गेनिक या फिर ब्रांडिंग, ये 3 कॉन्सेप्ट से बात की जाती है, तो क्लाइंट्स या फिर एजेंसी हमेशा ये बात करते हैं कि सर आप पैसा लगाएं बस। आपके नज़दीक एज अ सीजनल डिजिटल मार्केटर, क्या पेड कैंपेन्स ही पाकिस्तानी मार्केट में सस्टेन करने का वाहिद हल है? अच्छा देखिए, पेड कैंपेन्स जो है ना वो इस टाइम बैकबोन का काम करती हैं, ठीक है। मगर वही वाली बात है कि एक हद तक। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पे एक ऐसा एड या एक ऐसा कंटेंट जो क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रहा और आप उस पर पेड लगाए जा रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कंटेंट बनेगा, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जी अल आसिफ पे आप जाइए और वहाँ पे आप सना सफीना की कोई लड़की की तस्वीर लगा दीजिए, तो रॉन्ग मार्केट, यानी आपने जो मार्केटिंग सेलेक्ट की, जो ऑडियंस सेलेक्ट की वो रॉन्ग थी, बिल्कुल, तो फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। कंटेंट सही नहीं बनाया तो भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। कॉल टू एक्शन सही नहीं लगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। फॉलो अप नहीं किया तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। सही, ठीक है। आप ये समझ लें कि पेड जो है वो ऑलमोस्ट 100% आपको पुश करने के लिए जरूरी है, मगर उसके सही रिजल्ट निकालने के लिए मैं आपको एक चीज और ऐड करता हूं। जो डिजिटल मार्केटिंग उसकी पूरी मैथ है, ठीक है, पूरी मैथ है ये, और ये लोगों को नहीं पता। जिसको मैं आपको स्टार्ट करता हूं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो क्या होती है, जिसको हम CAC कहते हैं। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे आपका एक प्रोडक्ट है 2 रुपए का, सही, और कस्टमर आप ला रहे हैं 200 रुपए में, सही, तो 198 रुपए का नुकसान है। वो भी पेड कैंपेन से ला रहे हैं, पैसे दे के कर रहे हैं, पैसे देगा। सही। अब आपने सबसे पहले तो देखना है कि क्या जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसको वो वायबल है भी पेड पे लगाने के लिए, नहीं। अब मिसाल तौर पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बताऊं किस तरह कैलकुलेट करें। आपने 100 रुपए लगाए पेड एड पे, 100 रुपए दिया आपने एजेंसी को, और 100 रुपए आपके मिसलेनियस खर्च हो, सही, ठीक है। 300 रुपए आपने खर्च किए कर दिए, और आपको उसमें 10 कस्टमर मिल गए या आपको 100 कस्टमर मिल गया, तो 3 रुपए का कस्टमर है।
बिल्कुल। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ गई आपकी बिल्कुल आ गई। 3 रुपए, मगर जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पे आपका प्रॉफिट 1 रुपए है, सही। तो आप 2 रुपए लॉस में चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर शुरू में तो आपको नजर आया हाँ यार क्लाइंट तो आ रहे हैं भाई, Client आ क्लाइंट रहे कैसे आ रहे हैं आपके, कैलकुलेशन तो करें। हम्म। नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2, अब आप देखिए कि आप उसको क्या क्रॉस सेल्स या अप सेल्स करके वो पूरा कर सकते हैं, या आप उसको रिपीटेड चीज बेचेंगे। मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स क्या करता है, अगर मैं नेटफ्लिक्स मॉडल पे जाता हूं कि 3 रुपए का कस्टमर है, पहले महीने 1 रुपया कमाया, अब वो रिन्यूअल बेस्ड है, वो बिल्कुल। रिकरिंग मॉडल है, बिल्कुल ऐसे ही वो है। फ्रीमियम मॉडल हम जिसे कहते हैं। बिल्कुल। 1 फिर 2 फिर 3, यानी 3 महीने में कैक बैक हुआ। बिल्कुल ऐसे यानी ही। 3 महीने में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी अब रिटर्न हो गई। ऐसा ही है। अब वो 12 महीने हमने कहा कि कस्टमर की लाइफ सेट की हमने, हमें वो 12 महीने देगा। तो इसको हम कहते हैं CLTV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी एक कस्टमर की पूरी लाइफ की कितनी वैल्यू है। हमने कहा कि यार अगर एक कस्टमर मिनिमम भी हमारे पास जो है वो 1 साल तक जाता है, तो 3 महीने में उसकी पहले कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वापस आई और 90 रुपए अब हमें इससे फायदा हुआ। यानी हमने 100 रुपए कमाए या 120 रुपए उससे कमाए, तो 120 में से 30 रुपए तो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट निकल गई और 90 रुपए प्रॉफिट नहीं हुआ अभी हमें, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकलनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस, क्योंकि हम उसको देंगे। फिर सबसे पहले कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट समझ आया, फिर आपने CLTV किया। अब CLTV में 2 चीजें आती हैं, यानी जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो एक क्रॉस सेल्स होती है और एक अप सेल्स होती है। क्रॉस सेल्स क्या होती है, आप पैंट लेने गए तो आपने शर्ट्स दिखा दी उसको, आप शर्ट लेने गए तो आप मेंस की बात करता हूँ, वॉलेट दिखा दिए, सर ये भी देख लें, सर ये भी देख लें, दैट्स कॉल्ड अ क्रॉस सेल। बिल्कुल। एक क्रॉस सेल्स आपने की। क्रॉस सेल करके मिसाल तौर पे आप एक कस्टमर लेकर आए 100 रुपए का, आपने उसको 3 रुपए की तो रियल प्रोडक्ट बेची, उसके साथ आपने उसको दूसरी प्रोडक्ट भी बेची। ये ऑर्गेनिकली होता है। किस तरह होता है, कस्टमर आया, साइन अप किया, जैसे ही साइन अप किया उसने प्रोडक्ट खरीदी, आपने विद इन 2 और 3 मिनट बाद उसको एक ईमेल डाल दी, बिल्कुल एक व्हाट्सएप डाल दिया कि सर ये प्रोडक्ट ले लें, या 10 दिन बाद आपने उसको एक प्रोडक्ट डाल दी। दैट्स अ क्रॉस सेल्स। बिल्कुल। ये पॉसिबल है AI के ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से। जबरदस्त। ये जैसे ही लीड गिरी और लीड गिरते ही आपको मिल गया। अब आपने कहा कि यार ये कस्टमर का क्रॉस सेल्स इतनी आ गई है, कस्टमर एक्विजिशन ये कॉस्ट आ गई, CLTV मेरे पास ही आ गई। एक लास्ट चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें, एक लास्ट चीज जिसको हम कहते हैं चर्न रेट। चर्न रेट क्या होता है कि जी 100 कस्टमर आए, 25 ने रिन्यू नहीं कराया, सही, यानी 1 साल किया उसके बाद नहीं किया, सही, तो वो चर्न रेट भी उसमें से माइनस हुआ। सही, यानी कि वो हो सकता है 3 महीने की सर्विस ले, उसके बाद वो चले जाए, तो वो उस तरीके से वो उसको प्रॉफिट जो है चर्न रेट को भी आप उसको माइनस करेंगे तो आपके सामने एक मैथ आ जाएगी। सही। अब मिसाल के तौर पे जो भी कंपनी के ओनर्स हैं वो इस पूरे फार्मूले को फॉलो करें और अपने बंदों से बोले भाई ये मैथ बना के दो मेरे को, अगर मैं 1 रुपया भी लगा रहा हूं तो उससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं मुझे पता होना चाहिए, मेरी क्या कॉस्ट लग रही है और मुझे क्या रिटर्न आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने बड़ी बड़ी जगह पे ओवेश भाई देखा अपने क्लाइंट के साथ, जब मैं उनको एक पूरी फार्मूला बना के देता हूं ना, तो उनका बजट 1 लाख से 5-5 लाख भी लेकर गया। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया सर रिजल्ट कितना आएगा। सही, तो वो कॉन्फिडेंस आ गया उनके ऊपर, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको एक साइंस समझ आ रही है। अब ये इनको पता ही नहीं है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। और डेटा ड्राइवन क्या है, ऑब्वियसली डिजिटली इस चीज को प्रूवन करने के लिए आपको डिजिटल मैथ जो है वो सीखनी पड़ती। अब इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, कैक बैक का पीरियड है और बहुत सारी शीट की होती है जो हम बना के अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं। उसके अंदर इन सारे सवालात के जब जवाब मिलते हैं तो बोलता है आप 5 लाख नहीं 50 लाख लगाओ और उसके रिजल्ट मॉनिटर करेंगे हम मंथली बेसिस के ऊपर। तो उसमें उनको जो है वो फायदा भी होता है और लोगों का रिजल्ट भी आता है। फिर वो ऑर्गेनिक भी देख रहे होते हैं कितनी क्रॉस सेल्स की। अच्छा, अप सेल्स रह गई। अप सेल्स एक आखिरी चीज में बता दूं, अप सेल्स क्या होती है कि आप एक गए, आपको एक बड़ी अच्छी सी शर्ट पसंद आई, सर कितने की? ये 100 रुपए की। सर ये 100 रुपए की तो है मगर ये 120 रुपए की इसी क्वालिटी में ये चीज मौजूद है मेरे। यानी वो कस्टमर आया था 100 रुपए की चीज लेने के लिए, आपने उसको 120 रुपए की चीज भेज दी, उसी चीज यानी शर्ट का एक अपग्रेडेड वर्जन भेज दिया। तो दैट्स कॉल्ड अप सेल्स। आपने अप सेल्स क्या मांगा? आपने लोगो लिया, आपने कहा सर विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड भी बना दूं। यार बना दो, चलो ठीक है, मगर वो आया किसके लिए था? लोगों के लिए। लोगों के लिए आया। अब लीड आने के बाद अगर उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, एक शर्ट आई खरीदी चली गई, आपने कोई ऑटोमेशन नहीं लगाई, कोई क्रॉस सेल्स नहीं की, कोई अप सेल्स नहीं की, तो आप 99.9% लॉस में आएंगे, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कभी भी ऑनलाइन पूरी नहीं होगी जब तक आप इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं करेंगे। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जितने भी बड़े बड़े मैजेंटो, जितने भी सिस्टम्स हैं, ये ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। और जो हमने AI सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर ये पूरी ऑटोमेशन डिजाइन होती है।
अच्छा, एआई और ऑटोमेशन का फर्क समझ लें। ऑटोमेशन वो होती है जो आप डिफाइन करते हैं, सही, आप बता देते हैं यार जैसे ही ऑर्डर गिरता है 15 मिनट बाद उसको एक व्हाट्सएप चले जाए, बिल्कुल। 15 मिनट बाद एक ईमेल चली जाए, ईमेल चली जाए, 1 घंटे बाद यूं हो जाए, इस बटन पे क्लिक करे तो ये हो जाए, उस बटन पे क्लिक करे तो ये हो जाए, दैट्स द ऑटोमेशन। बिल्कुल और एआई क्या होता है कि वो आपको खुद सोच के सजेस्ट करता है सही, कि आपने अपने ई कॉमर्स के अंदर एआई इंप्लीमेंट कर दिया। एक बंदा आया जो ब्लू कलर की शर्टें देख रहा है, ब्लू, लाइट ब्लू या कॉटन की शर्ट देख रहा है, व्हाटएवर, एक फॉर्मेट बनाया। अब एआई क्या करेगा कि यार ये बंदा ब्लू देख रहा है तो अपने स्टॉक में से ब्लू शर्टें ढूंढेगा और आपको ब्लू दिखाना शुरू कर देगा। सही, जस्ट लाइक अ फेसबुक के एड्स, आप अभी एक प्रॉपर्टी का एड या किसी भी इंस्टीट्यूट का एड पे क्लिक करके सबमिट करें, बिल्कुल। आपको वही एड नजर वही आएगा। ऐड, ऐसा ही है, एज इट इज एआई ये भी काम करता है और यही एआई आपका ई कॉमर्स में भी काम करता है। ऐसा ही है। तो मैं जितने भी लोग पेट के ऊपर रच के पैसा डाल रहे हैं, मैं उनको बड़ा सजेस्ट करूंगा कि टेक अ ब्रेक, मेक अ मैप, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और आप जो है इसकी मैथ करें पहले, सही, ताकि आपको 6 महीने बाद या 2 साल बाद ये ना लगे यार ये तो बहुत ही खराब मार्केट है, इसमें पैसा नहीं डालो, ये बर्बाद कर देगी। हालांकि मार्केट खराब नहीं, आपका मार्केटर खराब है, मार्केटर खराब। अब आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैंने इन लोगों से सुना है यार हुसैन भाई डिजिटल विजिटल सब बकवास है, कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ही है भाई क्यों नहीं फायदा? मैंने मुझे क्या हुआ, कहते हैं यार हमने इतना, मैंने कहा सर कहाँ है डाटा? यार डाटा तो हमने सेव ही नहीं रखा। तो मैंने कहा सर आपने गलती की है ना, इसमें आप मार्केटिंग को पूरी दुनिया में चल रहा है। असल में इसमें हुसैन भाई कतई कलामी की माजरत, जैसे मैंने कहा ना कि जो इन्वेस्टर होता है ना उसको इतना टेक्निकल नहीं पता होता, नहीं पता होता। अब वो क्या करते हैं कि वो ABCD किसी को हायर कर लेते हैं। जी हाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो हम इस वक्त बहस कर रहे हैं वो ये है कि लोग इतने चूंकि स्किलफुल नहीं होते, इन्वेस्टर पाकिस्तानी मार्केट से चला जाता है, वही आप वाली बात करता है कि अरे डिजिटल विजिटल कुछ नहीं होता, मैं पैसा नहीं लगा रहा। बिल्कुल सही बात। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स जैसे दीगर ब्रांड्स जो है वो स्लो डाउन हो रहे हैं, यहाँ बंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ई कॉमर्स पे आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हुसैन भाई हमने देखा है कि जैसे आपकी ही एजेंसी ने बहुत अच्छा एक मॉडल बनाया, सब कुछ किया और उसमें ऑटोमेशन भी है, उसमें सब कुछ आपने लगा दिया, तो जितने भी फनल्स थे, जो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई आइन साजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि दिखता कुछ है बिकता कुछ है। पाकिस्तानी आप ये कह लें एक ग्लिच है, एक बेईमानी है, एक बददियानती है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत पाकिस्तान को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? जैसे इंडियन मार्केट में है, बांग्लादेशी मार्केट में, यूरोप, USA, कनाडा में ये चीज़ मौजूद है कि आप ऑनलाइन पे फ्रॉड नहीं कर सकते। ऑनलाइन फ्रॉड पे आपका क्या एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स के साथ, और अगर ये चीज़ हो तो क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है? देखिए ओवैस भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बेसिकली अभी ना ये इट्स अ न्यू बेबी, ये लोगों को अभी समझ आ रहा है। पाकिस्तानी मार्केट में नहीं हुआ, पाकिस्तानी मार्केट के लिए फ्रॉड जो है ना ये अब समझ आ रहा है, डिजिटल फ्रॉड्स जी बिल्कुल अब होना शुरू हुए हैं, तो लोगों को समझ आ रहा है। जैसे फेसबुक पे एक ही ऐड जो है ना वो 6 जगह पे चल रहा है, एक ही कंटेंट चला रहे हैं, 10 जगह से पैसे ले रहे हैं और उसके बाद वो बंद कर देते हैं। हमारा अलमिया ये है कि माजरत के साथ हम अंदर से चोर हो गए सारे, और उसकी वजह से ना हमें सामने वाला भी चोर नजर आ रहा होता है, और बहुत ज्यादा जगह पे प्रॉब्लम जो है ना हम फेस कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर हमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे तो देखें काम कर रही है, FIA यहाँ पे काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, साइबर क्राइम विंग्स इसमें काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं। मैंने कहा ना इट्स अ न्यू बेबी, सबके लिए इसको पालना पड़ेगा अभी, नहीं सब लर्न कर रहे हैं ना, सब सीख रहे हैं। सही। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ साइबर क्राइम टीम को जाओ जी नीदरलैंड से जाके पढ़कर आओ 6 महीने का कोर्स, या वहां जाओ, मुझे नहीं लगता ऐसी फैसिलिटीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। अब वो बेचारे कैसे सीखेंगे? हम बताएंगे भाई ये फ्रॉड हो गया, वो एक केस स्टडी बनाएंगे, ऐसे 50 लोग जब उनको पुलिस वालों को बताएंगे तो वो सीखेंगे, अच्छा यार ऐसे भी होता है। मैं मिला हूं ऐसे केसेस के अंदर, कुछ केसेस के अंदर मुझे बुलाया गया तो मैं मिला, मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हाँ यार ये काम इस तरीके हो, फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि सर इसको इस तरह से आप वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी नया काम है, हम भी नई चीजें जो है वो सीख रहे हैं। तो देखिए फ्रॉड जो है ना पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है, यहाँ पे तो बहुत कम है फिर भी। अच्छा, उसके लिए क्या है कि आप कुछ सिस्टम, कुछ वेरिफिकेशन इस तरीके की बनाइए कि इस आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली चल सके। आप वेरिफिकेशन सिस्टम बनाएं, और ये आज से नहीं है। ई कॉमर्स में मैं तकरीबन पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, जब सिटी बैंक होता था, जो सिर्फ सिटी बैंक ही क्रेडिट कार्ड चार्ज का ऑप्शन ऑनलाइन देता था, उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, और उसमें कंपनी के नाम नहीं लूंगा, 2-3 बड़ी कंपनी से उस टाइम भी मैं काम करता, उस टाइम भी 15 to 20% जो है वो फ्रॉड होता था। उस टाइम स्वैप वाले कार्ड होते थे, उसमें क्या होता था, क्रेडिट कार्ड किसी के नाम ऊपर होता था और वो जो पीछे स्ट्रिप होती थी जिसमें डाटा रिकॉर्ड होता था, वो स्ट्रिप बदलते थे। अच्छा, वो जब स्वैप होता था तो मोहम्मद हुसैन लिखा होता था, पीछे वो अकरम भाई पे चार्ज होता था।
अब जो स्ट्रिप के अंदर डाटा रिकॉर्ड करते थे उस टाइम वो चोरी करते थे, आप बिलीव करें, ये उस टाइम हमें रियलाइज हो। तो फिर क्या ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि यार कार्ड के पीछे, कार्ड तो नजर आ रहा है हुसैन भाई का, मगर उसके पीछे स्ट्रिप, क्योंकि वो स्ट्रिप से वो रिकॉर्ड निकलता था उसका, तो वो जो है पूरे का पूरा कार्ड प्रिंट होके जाता था और रिकॉर्ड के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाता था। तो यहां से चोरी जो स्टार्ट हुई ऑनलाइन के अंदर, इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स जो है वो हैं। और फ्रॉड मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटीज के ऊपर अब ये देखें ना, जितना डिजिटलाइजेशन की तरफ आप जाते जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि जी 2000 लोगों की रिक्वायरमेंट है साइबर सिक्योरिटी की, जॉब्स हैं बाहर की, और एक बंदे की सैलरी 4000 से 8000 डॉलर तक है। और उन्होंने क्राइटेरिया बना के दिए कि इस क्राइटेरिया में आप बंदों को पूरा करें और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें बंदे में बातचीत। 2000 लोग चाहिए ट्रेन, 6 महीने के अंदर आप ट्रेन करें, हम ही कोर्स बताएंगे, आप उनको पढ़ाएं, ट्रेन कराएं, सर्टिफाइड करें और हम आपको भेज दें। 4000 से 8000 डॉलर पर मंथ उनकी सैलरीज है। तो साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड मैनेजमेंट, ये सारा जो अब नेक्स्ट बिजनेस है वो इसी पे आपका डिपेंड करेगा। आपकी कंप्यूटर से लेके, आपके मोबाइल से लेके, आपके कंप्यूटर्स, आपके सर्वर, सबकी सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं अब वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो मैं कहूँगा फिर भी सर छोटी छोटी चोरियां हो रही हैं, 1 लाख की हो गई, 50,000 की हो गई, इतनी हो गई। वहां तो करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है, डिजिटल चोरियां हो रही है, डिजिटल चोरी। कि करोड़ों रुपए जो है इधर से उधर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और आपको पता भी नहीं कि कहाँ गए पैसे। इनफैक्ट अब तो ऐसा होता है कि अपना डेबिट कार्ड आप बंद कर दें वो फिर भी चार्ज हो जाता है। अच्छा, बैंक से अभी जो बैंक का डाटा हमारे यहाँ भी लीक हुआ, उसमें ये प्रॉब्लम हुआ कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उन्होंने ऑन ऑफ का ऑप्शन दे दिया कि ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली बंद, आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद की है वो फिर भी चार्ज हो गया। अच्छा, ये बहुत से केसेस में हुआ है, लेकिन इसमें मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन वो बैंक ने फिर माजरत करके पैसे वापस दिए हैं। तो बैंक ने कहा वो हमारा ग्लिच है, वो बैंक का डाटा जी हो जाता है, कुछ मसाइल हो जाते हैं ऐसे बैंक के साथ। क्योंकि वही मैंने कहा, अच्छा न्यू बेबी, काम करने वाले कौन है, यहीं के साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं, वो सीख रहे हैं बेचारे, वो कर रहे हैं काम। अब उनके पास कोई नया थ्रेड आता है, वो कहते हैं यार हम तो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। तो वो ये अभी ऐसे ही रहेगा, वक्त लगेगा, ये वक्त लगेगा। देखिए चोरी पहले घर में डकैतियां होती थी, अब डकैती नहीं होती, अब रोड पे छिन जाता है। अपग्रेड हो गया कि यार इतनी प्लानिंग कौन करे, इतना रिस्क कौन ले, रात के वक्त प्लानिंग करो, 4 लोग होंगे, कौन सा बंदा किस कमरे में क्या है, बड़ा प्लानिंग के साथ जाना पड़ता था ना उन लोगों को। अब नहीं होता, आप रोड पे जाएं और 20 लोगों को रोक रोक के भाई जो भी निकालता रहे तो उतना ही मिल जाएगा। तो अब क्या हो गया, वो वर्जन स्ट्रीट क्राइम की अब जिद्दत आ गई। अब वो कहते हैं जी अब जो है वो डिजिटल चोरी स्टार्ट कर दो, ताकि जो है वो रिस्क खत्म हो जाए। गोली तो नहीं मारेगा कोई, घर बैठे कमाना है, पकड़ेगा ही कोई, गोली नहीं मारेगा, जान तो सेव हो गई। तो ये अपग्रेडेड वर्जन है। और ये मैं कहता हूँ कि चोर हमेशा ना एक कदम आगे होता है। ऐसा ही है। हम अपने कुछ लोगों से हमारी कभी मुलाकात है, बोलते हैं जो आपने नेगेटिव माइंड इस्तेमाल किया है, यही अगर आप पॉजिटिव जगह पे इस्तेमाल कर लेते तो आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन वो है नहीं, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। उनको लगता है कि यार ये शॉर्टकट है, इसको लगाओ और पैसे कमाओ। दुनिया में सेंटिमेंट मौजूद रहेगा। खैर, अच्छा हुसैन भाई, आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हमारे नौजवानों को स्किलफुल होना चाहिए और बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूथ पे। अब मुझे ये बताइएगा कि यूथ स्किल को गेन करना चाहती है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती है, और एआई के आने के बाद हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रुझान नौजवानों में है कि वो डिजिटल पैसे कमा लें। और हमने बहुत सी सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं कि फ़लाँ इतने $1000 कमा रहा है, वो VA बन के कमा रहा है, ई-कॉमर्स से कमा रहा है, अमेजोन से कमा रहा है। अब कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल, नौजवान ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें? अच्छा देखिए ओवेश भाई, इसके अंदर सबसे पहले हमारे जो बच्चे नौजवान हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पे उनको आप इस तरह समझाइए कि आप एक प्लम्बर को बुलाइए घर में, उसको बोलो भाई ये नलका बदल। सही। अब उसने नलका तो चेंज कर दिया, मगर उसके पीछे जो धागा लगाते हैं या उसको सोल्यूशन लगाते हैं वो नहीं लगा, वो लगा के गया, नलका लीक है। सही। तो उस प्लम्बर को अब क्या कहेंगे? अनाड़ी है। अनाड़ी। वो प्रोफेशनल कब बनेगा? कि जब वो 50 घर पे जाके नलके चेंज कर लेगा, या उसको कोई प्रोफेशनल ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग दे देगा। सही। प्रॉब्लम जो है हमारी यहाँ सबसे बड़ा क्या है कि वो एक शॉर्ट कोर्स करते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का। उन्होंने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस नहीं किया हुआ, उन्होंने कॉमर्स पढ़ी हुई है, कुछ भी पढ़ा हुआ। इनफैक्ट डॉक्टर भी इसमें अंदर आ रहे हैं, मैंने देखा, आप बिलीव कर। अब उन्होंने कॉमर्स का बैकग्राउंड है, कॉमर्स के बैकग्राउंड से सीधा वो कहाँ चले गए? सीधा वो चलेगा डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ठीक है। वो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने फिर वहीं जाऊंगा मैं, भाई मार्केटिंग नहीं आती तो डिजिटल मार्केटिंग चलो ठीक है, तुम्हें पोस्टिंग करना तो आ गई, मगर तुम प्रोफेशनल नहीं।
तो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये कि बेस एजुकेशन से हमारे यहाँ नहीं जाया जा रहा, हमारे यहाँ डायरेक्टली रूट्स पे वर्किंग नहीं हो रही, काम नहीं, अब रूट्स पे काम नहीं कर रहा, तो आप गार्बेज इन और गार्बेज आउट वाले प्रोसेस पे हैं। सर यही से एक सवाल, क्या पाकिस्तान में रूट्स हैं, क्या पाकिस्तान में स्किल हासिल करने के सोर्सेज हैं? बिल्कुल है। जैसे अब आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अभी तक एक दकियानुसी सिस्टम के मुताबिक तालीम दे रही हैं, तो यूनिवर्सिटीज अगर तालीम नहीं दे रही तो नौजवान कहाँ जाए बेचारा? देखिए मैंने कहा ना कि देखिए ये जो कंप्यूटर की तालीम है, कंप्यूटर ये आने के बाद यानी डिजिटल यूट्यूब आने के बाद ये बहाना खत्म हो गया। अच्छा, अगर किसी को वाकई पढ़ना है, देखिए हमारे यहाँ लोग हैं इजी लर्निंग वाले, सही क्लासरूम में जाके बैठ जाएंगे, टीचर की बात नहीं सुनेंगे, टाइम पूरा करेंगे, सर्टिफिकेट करेंगे, वापस आ जाएंगे, ऐसा ही है। अब वो कहेंगे जी मैं तो सर्टिफाइड हूँ, आता क्या है? नील बटा नील। मेरे पास ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं, बेटा ये कर दो, नहीं सर ये नहीं आता, अच्छा चलो हम तुम्हें इंटर्न रख लेते हैं, हाँ सर ठीक है, क्या तनख्वाह? 40,000 लेंगे। अब एक कंपनी आपको 40,000 सिखाने की क्यों देगी? सर हमने फला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। अच्छा, जो रेट्स हैं वो यूनिवर्सिटी बेस्ड हैं, फला यूनिवर्सिटी के इंटर्न आएगा वो इतने पैसे मांगेगा, फला का आएगा, फला का आएगा, फला का आएगा, भले उसको स्किल सेट जो वो जीरो। फिर बच्चे कहते हैं सर आप ही तो सिखाएंगे। मैंने कहा आपको भाई गाड़ी थोड़ी बहुत तो चलाने आए, फिर हम हाईवे पे लेके जाएंगे, फिर हम आपको स्पीड कराना सिखाएंगे ना, आपको तो बेसिक ही नहीं आता। तो मैं सारे बच्चों से कहता हूं कि अगर आपने कोई स्किल सीखा है तो फौरन जो भी कंपनी पहली आपको 2-5 हज़ार रुपए पे भी रखे, आप उसको ज्वाइन कर लें, जस्ट फॉर अ रियल लर्निंग कि यार इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है। 6 महीने 1 साल आप समझ लें वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पे जाके दे देंगे 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए 4 साल के देंगे बच्चे पढ़ने के लिए। कोई गारंटी नहीं कि हम आपको सही सिखा के देंगे, कोई गारंटी नहीं हम आपको सही पढ़ा के देंगे। बेसिकली दे आर मनी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स। अब हम आपसे कह रहे हैं कि यार तुम हमसे 10,000 15,000 ले लो, 6 महीने गुजारो, हम तुम्हें गारंटी काम सिखा के देंगे। इस पे नहीं आएंगे वो, नहीं हम तो तनख्वाह 40,000 लेंगे। वो माइंडसेट है ना, माइंडसेट कौन बना रहा है? इंस्टीट्यूशंस। हालांकि वो सिखा भी नहीं रहे, सिखा भी, वो कहेंगे आप जाओ और आपकी डिमांड है 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, सर मेरा पेट्रोल का अलाउंस है। तो वो तो कॉलेज जा रहे थे जब भी लग रहा था, जब आप कॉलेज जा रहे थे। जब आपको देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेशन इज कंपलसरी। मैं ये नहीं बोलता कि आपको ग्रेजुएशन, नहीं ग्रेजुएशन तो करनी है, बेसिक्स जो है वो आपको वही सिखाएंगे। हम बेसिक्स नहीं सिखा सकते, आप बेसिक्स आपको यूनिवर्सिटी ही सिखाएगी। मैं नहीं कहता कि आप एजुकेशन को ना जाए, एजुकेशन इज कंपलसरी ओवेस भाई, मगर टेक्निकल एजुकेशन जो मिलेगी वो आपको इंडस्ट्री से मिलेगी। बाहर मुल्कों में क्या होता है, बल्कि इनफैक्ट मैंने अभी एक फोरम में बोला भी है कि आप ऐसा करें कि हर यूनिवर्सिटी जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा कंप्लीट करता है, जैसे डॉक्टर्स के अंदर हाउस जॉब करनी पड़ती है, उसके लिए भी रियल इंटर्नशिप करना जरूरी है। इंडिया में है वैसे ही है, इंडिया में अच्छा, पाकिस्तान में कह रहे हैं जी हम इंटर्न्स कराते हैं, बच्चे आते हैं, आप बिलीव करें मेरे पास फोन आता है, हुसैन भाई वो भतीजा उसका सर्टिफिकेट बना दे 6 महीने का इंटर्नशिप का। आप यकीन करें मेरे पास ऐसे फोन, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा, वो नहीं चाह रहा ना वो, सर उसके बाद टाइम नहीं, मैंने को इंटर्नशिप पे तो भेजे उसको, यार वो बाहर जाना चाहता है, आप इसकी डिग्री निकलवा दो। अब ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। ये लोग हमें फोन करके हम कहते हैं नहीं सर हम तो सॉरी इस तरीके का नहीं, आप उसको रियल भेजें, वो हमारे पास यहाँ बैठे काम करे, कुछ सीखे, तो हम उसको 6 महीने की एक सर्टिफिकेशन निकाल दें। कुछ यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर भी कंपलसरी हुआ है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि हर इंडस्ट्री के अंदर उसकी सर्टिफिकेशन हो। पाशा इसके अंदर, पीसैप, पाशा, ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं। पीसैप जो है आपको पैसे भी दे रहा होता है गवर्नमेंट सेक्टर में कि आप इनको इंटर्न रखें, गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। मगर बात सारी ये कि बच्चे को वो स्किल सीखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसका माइंड डेवलप करे कि जाना कहाँ है, सबसे पहले उसको सीखना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 मैं हर बच्चे को कहता हूँ यार कोई एक स्किल पकड़ो। अच्छा, एक स्किल देखें, आपको नौकरी किसी एक स्किल पे मिलती है, बिल्कुल। आपको ये नहीं मिलता कि आप जो है ना वो बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ वो है ना जैक ऑफ ऑल बिजनेस मास्टर ऑफ नन है वाली बात। हम तो बोलते हैं सब आते हैं, अरफन मौला है हम। मैं कहता हूँ कि यार आप एक कोर्स को पकड़ें, सही, एसईओ पकड़ लें, कंटेंट राइटिंग पकड़ लें, जो भी व्हाटएवर, एक चैप्टर, स्टार्ट विद वन चैप्टर, ओके, नॉट द मल्टीपल चैप्टर्स। मल्टीपल चैप्टर में कभी नहीं समझ आएगा आप। हमारे यहाँ सबसे इजी पीजी क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली, हाँ जी कर ली, आती है सर, दिखाओ बना के, कुछ बनाना नहीं आता। अच्छा, क्यों? क्योंकि एस्थेटिकली वो डिजाइन ही नहीं है एज अ डिजाइनर। काउंसलिंग प्रॉब्लम, हमने एक अभी किस पे काम कर रहे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, उसके अंदर हम लोगों को एक बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट लेने के बाद आएंगे आपको किस फील्ड में जाना चाहिए,
क्योंकि वो एस्थेटिकली उसको काले सफेद का पता ही नहीं है, वो काले के साथ येलो रंग लगा देगा उसको। अच्छा, उसको ये भी नहीं पता कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरा ये बड़ा गैप है। एग्जैक्टली। अब उसको उसका टैलेंट नहीं पता, हमने लगा दी जी एसईओ कर लो, अमेज़न पढ़ लो, जाके अमेज़न पढ़ रहा, उसको अमेज़न समझ ही नहीं आ रहा। वो कोर्स तो कर लिया उसने, यूनिवर्सिटी ने उसे 25-26 हजार रुपए ले लिए, 1 लाख व्हाटएवर ले लिए, ज्यादा ले रहे हैं, या उसको फ्री में पढ़ा दिया, लाखों ले रहे हैं, लाखों ले। अब वो पढ़ के तो आ गया, मगर उसने कहा कि सर मुझे तो लॉजिक्स ही नहीं पता इसकी, एस्थेटिकली वो उसके लिए डिजाइन ही नहीं हुआ। तो एक स्किल पकड़े, उसको पढ़ें और उसमें एक्सपर्ट बने। कम से कम सबसे पहले ये ना सोचे कि मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा, सबसे पहले ये सोचें कि काम कैसे करूं, यानी मुझे काम आएगा कैसे, मैं इसको लर्न कितने वे से कर सकता हूं। आप इंस्टीट्यूट से पढ़ें, सही नहीं पढ़ा रहा, आप जाइए लिंक्डइन के ऊपर लिंडा की ट्रेनिंग पूरी मौजूद है, यूडेमी पे ऑनलाइन ट्रेनिंग मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर फ्री कंटेंट मौजूद है, बहुत सारा, बहाने नहीं है। जिसको सीखना है सर, यहाँ पे ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम उन्हें हिला के रखा हुआ है, लोगों ऐसी ऐसी एप्स बना रहे हैं, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, और यहीं से सीख के जा रहे हैं बच्चे। मगर क्या है कि उनको एक लाइन दी जाए, उनको सिखाया जाए कि हाउ टू लर्न। अब क्या होता है, इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वो इंस्टीट्यूट वाले ही करकलम पे लेकर बैठे। इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ट्यूटर नहीं है, टीचर्स नहीं है। वो टीचर्स हैं, उनको वेब डिजाइन बनाना आता है, टूल चलाना सिखा देंगे वो, मगर जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस हैं वो तो आपको कोई एजेंसी ही सिखा सकती है। बिल्कुल। तो आपने जब भी इस पैटर्न पे काम करना है तो इंपॉर्टेंटली आपने सबसे पहले उस स्किल को सीखना है। और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, एक स्किल पकड़ लो भाई, कोई, ठीक है, सिर्फ एक, ठीक है। आप फाइवर पे जाइए, गिग कैसे बनता है, गिग एक प्रोडक्ट पे बनता है, 100 प्रोडक्ट पे आप बनाते हैं, वैल्यू नहीं बनती। एक गिग बनाओ, एसईओ बैकलिंक का एक गिग बना दिया आपने, कंटेंट का एक गिग बना दिया, यूट्यूब का ये क्या पागल है फाइवर वाले के जिन्होंने मल्टी गिग्स नहीं रखे, उन्होंने क्यों सिंगल गिग्स बनाए आपके, ताकि आप फोकस रहें। तो आप जब आपको इंडस्ट्री सिखा रही है उसको फोकस रहें। और सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसिस्टेंसी, यानी मुस्तकिल मिजाजी, टाइम दे। मुस्तकिल मिजाजी से आप उस फील्ड पे R&D करें कि हाँ जी इसका स्कोप है, मालूमात करें, और आप जब मुतमईन हो जाएं तो उसके ऊपर आप लग जाएं। हमने जब वेब डिजाइनिंग शुरू की वेश भाई 1999 2000 के अंदर, आप बिलीव करें लोगों को वेबसाइट नहीं पता थी क्या होती है। हम लगे रहे, हमने कहा वेबसाइट ये होती है, हम जाके बताते थे www लिखेंगे। अच्छा, वो इंटरनेट उस टाइम तो आपको पता है डायल अप होता था, तो वो डायल अप लोगों को कनेक्ट करके चलाना आसान नहीं होता था। हम डायल अप लेके जाते थे, इनफैक्ट बहुत जगह तो अपना मोडेम बैग में रखता था मैं, कि सर आप टेलीफोन दें, मैं नेट कनेक्ट करके आपको चेक कराता हूँ कि हाउ वेबसाइट इज वर्क। मगर हमें पता था कि यार ये एक ना एक दिन ये चलेगा जरूर, दुनिया इस पे शिफ्ट होगी। तो वो दौर था, और आज का दौर है कि आज हर बंदा वेबसाइट, डिजिटल और इसकी बातें कर। लोग हमसे कहते हैं यार आपने सही टाइम पे डिसीजन लिया। मैंने कहा बिल्कुल सही टाइम पे डिसीजन लिया, और सही चीजों का डिसीजन लिया। सेकंड बात, मुस्तकिल मिजाजी। सेकंड, अपग्रेड करना उस चीज के। ये नहीं हो कि 6 महीने पहले पढ़ा था, 8 महीने पहले पढ़ा था, उसी को रगड़ लें 6 साल तक। नो, कीप लर्निंग। मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी, कीप लर्निंग, यानी कीप लर्निंग आपका फॉर्मूला, एडवांसमेंट पे जाएं आप, चलता रहे। आपने एक फील्ड पकड़ी, आप बिलीव करें कि आप एक टाइम आएगा आप हीरो बन जाएंगे। अकाउंट्स का हीरो होता है, मार्केटिंग का हीरो होता है, ऐसी होता है ना, डोमेन एक एक पकड़े हैं। ये तो नहीं जो मार्केटिंग कर रहा है वो सेल्स में भी कर रहा है, जो सेल्स कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, नहीं, वो फेलियर होगा उसका। तो जितने भी बच्चे, लड़के लड़कियां इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको एक फील्ड पकड़नी चाहिए, लर्निंग ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, डिफरेंट सेक्टर्स में करनी चाहिए, और लर्निंग पे पैसे खर्च करने चाहिए। नॉट दैट कि वो फ्री यूट्यूब से सीख के सर फोड़े। और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये लोग हराम कर रहे हैं काम इसके अंदर। आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, आप अपने चचा ताया पामू किसी के पास गए, या मैं करूंगा आपकी डिजिटल मार्केटिंग। यार आपको आती है डिजिटल मार्केटिंग? नहीं। आपको लगता है आती, मगर आपको आती नहीं। आपने उनके 2-5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, जो भी हमने बात की, जो बर्बाद कर दी। अब वो हराम होगा भाई, आपको एक काम आता नहीं था, आपने कैसे बोला कि मुझे काम आता है? तो आपने तो वो पैसा अपने लिए हराम कर लिया। आप कहेंगे नहीं भाई रिजल्ट नहीं आया। भाई रिजल्ट क्यों नहीं आया? आपको तो पता ही नहीं था कि रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप ऐसी जिम्मेदारी ले क्यों रहे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमारे यहाँ बंद हो जाते हैं कि नॉन जो देने वाला है उसको भी नहीं पता बेचारे को, और जिसको पता है थोड़ा बहुत तो उसको बंदे नहीं मिलते। और फिर सेकंड बात, प्राइस किया जाती है कि हमें सस्ते लोगों की आदत हो चुकी है, पैसे लगाने के लिए टेक्नोलॉजी अभी भी तैयार नहीं है, हम हैं भी और नहीं भी। अब जो समझ गए वो तो रच के पैसा डाल रहे हैं,
जो नहीं समझे वो कहते हैं यार अभी तक आप बिलीव करेंगे लोग फॉक्स प्रो के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अभी तक मैं ऐसे कंपनी जानता हूं जो फॉक्स प्रो के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। क्या हमारा काम चल रहा है, चलने दो, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। अच्छा हुसैन भाई, डिजिटल पे हमने बहुत बात की, ई कॉमर्स से बात की, एसईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि एआई के आने के बाद एसईओ की अब कोई हैसियत रही नहीं, ठीक है, लेकिन गूगल की मार्च की अपडेट ने इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है कि नहीं जी, कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए, तो ही रैंकिंग के पैरामीटर्स तय किए जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट में एसईओ किस तरीके से इस वक्त काम कर रहा है, और क्या एआई के आने के बाद क्या ये फील्ड वाकई डेड हो गई है या मज़ीद इस पर भी गुंजाइश है? नहीं, एसईओ तो अभी कोई ऐसा चांस नहीं खत्म होने का। एसईओ ये चलेगा, और एसईओ जो है ना, आप देखें डिजिटल, अब आपको एक अपडेट ये है कि अब जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और फेसबुक भी जो है उसने भी अपने डिजिटल को एसईओ स्ट्रक्चर कर दिया। बिल्कुल, इससे पहले आप गूगल की, फेसबुक की कोई पोस्ट सर्चेस में नहीं आती। बिल्कुल, अब आप जाइए, कीवर्ड्स डालिए और आपको फेसबुक और लिंक्डइन की सर्चेस भी आपको वहाँ पे, इवन यूट्यूब पे आर्टिकल्स मिलने लग गए हैं अभी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो हो रहा है। एसईओ जो है ना, वो अगर कंपनी समझें तो वो बैकबोन है। बिल्कुल, किस तरीके से बैकबोन है, इसमें आपको 1 साल 6 महीने 1 साल पैसा लगाना होता है, और उसके बाद आप 2 साल 2.5 साल तक उससे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जब तक कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ना आए आपके उन कीवर्ड्स को नीचे लाने के लिए। ठीक है। तो सेकंड बात, आप पेड कैंपेन से बाहर की मार्केट को जब टारगेट करने जाते हो तो दिस इज टू मच कॉस्टली। यानी आपको पीपीसी $4 $5 पर क्लिक पे चले जाता है, $10 पर क्लिक पे भी मैंने देखा है कि कीवर्ड जा रहे हैं। वो डिपेंड है कीवर्ड वॉल्यूम कितना है। बिल्कुल, जबकि एसईओ के अंदर यही काम आप $20 $25 पर मंथ में करवा सकते हैं। यानी अगर आप किसी एजेंसी को हायर करें, हमारी जैसी एजेंसी जो आपसे 70,000 80,000 1 लाख रुपए लेगी, आपके 8 से 10 कीवर्ड टॉप रैंकिंग में लाने की कोशिश करेगी, 6 महीने 8 महीने में वो कीवर्ड रैंकिंग में आना शुरू हो जाए। डिपेंड करता है वही कि कीवर्ड कंपटीशन और सारी चीजों। ठीक है। तो अच्छा, ऑर्गेनिकली ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज मैं ऐड करूं उवेश भाई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लोकल एसईओ, जिस पे हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में तवज्जो नहीं दी जाए। सही। लोकल एसईओ जो होता है वो क्या होता है कि आप जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो वेल्डर्स हैं, जो छोटे दुकानदार तबका है, मैं उसको हाँ तो बिल्कुल छोटा नहीं, एसएमईज भी नहीं कहेंगे आप। अच्छा। बिल्कुल जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, जो शॉप्स हैं, अब उसके तो पैसे नहीं है मार्केटिंग के, ना पेड मार्केटिंग का बजट, ना डिजिटल, ना कुछ भी नहीं। उन सब के लिए मशवरा है, मैं चाहूंगा कि आप इस क्लिप को रिकॉर्ड करें और चलाएं। वो गूगल के ऊपर जाके अपना मैप को रजिस्टर्ड करें सबसे फर्स्ट पे। ये बहुत ही आसान है। आप गूगल पे 5,000 ट्रेनिंग मिल जाएंगी, हाउ टू रजिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल के ऊपर प्रॉपरली आप उस मैप को रिकॉर्ड करें, यानी उसमें डालें, अपनी डिटेल डालें, अपने कीवर्ड्स डालें और लिस्टिंग करें। लिस्टिंग होने के बाद आपने सिर्फ एक काम करना है, उस पर रिव्यूज लेने। बिल्कुल। आप डेली, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, बिरयानी की दुकान है, मछली वाली की दुकान है, कपड़े की दुकान है, किसी की दुकान, जब भी कोई बंदा है उससे बोले सर एक रिव्यू दे दें आप, और उस रिव्यू के अंदर वो कीवर्ड आना चाहिए जो आपसे रिलेटेड है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप बिरयानी या द गुड बिरयानी, द बेस्ट बिरयानी, भले उर्दू में दे, इंग्लिश में दे, रोमन में दे, कमेंट्स ले लें आप उससे। बिल्कुल। आप बिलीव करें कि ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नथिंग टू चार्ज। बस उसको करना ये होगा, रिव्यूज पे मेहनत करते रहें। अब आप देखें, आप फूड पांडा पे ऑर्डर करते हैं, सबसे पहले आप रिव्यू देखते हैं किसी नए रेस्टोरेंट में क्या लिखा है, दराज पे देखते हैं, दराज पे देखते हैं। ऐसा ही है। तो अगर आपको फ्री ऑफ आप होगा, इससे फायदा क्या है कि कोई बंदा आएगा गूगल के ऊपर, नॉर्थ नादाबाद में, गुलशन में, डिफेंस में लिखेगा बिरयानी नियर मी, या बेस्ट बिरयानी, या बीफ बिरयानी, या अच्छा, गूगल इंडोर्स करते हैं कीवर्ड्स को, ये उठाएगा और आपका वहां पे मैप आ जाएगा। लोकल एसईओ ये मैप्स हैं सारे। सही। यानी जो मैप आता है लोकेशन में, वो मैप आता है। अगर वो कीवर्ड बेस्ट बीफ बिरयानी इन कराची अगर आपके कमेंट्स के अंदर 20 दफा लिखा हुआ है, तो वो आपको लोकेशन वाइज लेकर आ जाएगा। बिल्कुल। जैसे ही आएगा वो कॉल करेंगे, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। क्लिक करने में कोई पैसे नहीं है, एसईओ के कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा वो बिजनेस ऑनर जो बिल्कुल ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई गारमेंट्स बेच रही खातून, कोई ज्वेलरी बेच रही खातून, उन सबको चाहिए कि फेसबुक का पेज हो और गूगल का पेज हो, उन पे रिव्यूज लेना शुरू कर दें। दिस इज द नंबर 1 ऑर्गेनिक, फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक और बेस्ट रिजल्ट जो जनरेट करता है वो ये वाला पार्ट करता है। तो ये मैं चाहूंगा कि आप इन लोगों को कहें कि भाई आप इस पे सबसे पहले प्रायोरिटी पे काम करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कोई चार्जेस नहीं है, और आप इससे हजारों रुपए के ऑर्डर्स ले सकते हैं और कंटिन्यू ले सकते हैं। ये भी नहीं कि खत्म हो जाएगा। आप उसमें फेक काम मत कीजिएगा, ये मैं ऐड कर दूं।
नो फेक कमेंट्स, नो फेक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये फेक पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में जो डिजिटलाइजेशन जैसे तरक्की कर रही है, लेकिन ये जो स्पैमर्स हैं और जो फेक गुरुस काम कर रहे हैं, ये भी बड़ी तरक्की कर रहे हैं। हम एक ग्रुप पे ऐड हैं, डिजिटल कम्युनिटी इन पाकिस्तान, तो उस पे सर आए दिन ये शिकवा किया जाता है। इसी पे मैप्स के हवाले से ही वो आपको एक पास एक मैसेज आएगा कि हमें पता है कि आपकी प्रोफाइल वो डिजिटल मार्केटिंग वाली है, तो सर हम आपको ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग में जी, जी। काम देना चाह रहे हैं। और सर ये सिलसिला चलेगा वो फिर एट द एंड आपको ये कहेंगे कि आप इस पे ना अपने रिव्यूज़ दे दें। ये मेरे साथ हुआ है कि आप इस होटल पे रिव्यूज़ दे दें, हम आपको इतने पैसे देंगे। अरे अच्छा, मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा देखते हैं ये कहानी कहाँ तक जाएगी। सर उसके बाद नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ, तो पाकिस्तान में फेक गुरुज, देखिए मैंने फिर वही कहूंगा अवेश भाई, चोर जो है ना वो हर जगह पे होते हैं, पैसे कमाने वाले। सर वो पैसे दे के यूट्यूब की वीडियोस बढ़ा रहे हैं, लाइक्स बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। इंस्टाग्राम तो आपको पता है, सेलिब्रिटीज के जितने बड़े बड़े इंस्टाग्राम ट्विटर के फॉलोवर्स हैं सर, वो 99% क्या है, सॉफ्टवेयर है, बॉट्स हैं। मैं आपसे अवेश भाई एक बात कहूंगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मेरे लिए तो मेरा मुल्क बहुत प्यारा है, सही, ठीक है। अब मैं इसकी बुराई करता रहूं सही, तो मुझे सिर्फ बुराइयां ही नजर आएंगी, सही। और अगर मैं अच्छाइयां करते रहूं तो हमें अच्छाइयां नजर आएंगी। तो किसी की बुराई करना वैसे ही हमारे मजहब में भी मना किया है। बिल्कुल। तो हमें सिर्फ अच्छाई की बात करनी चाहिए। जो अच्छा है, हमारे पाकिस्तान में अलमिया है कि जो बुरा है वो बड़े शोर से बताते हैं, जो अच्छा है वो हम बताते हैं। सही। और अच्छा बहुत कुछ है। सही। आप और मैं यहाँ जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, सब हो रहा है ना, तो कुछ तो अच्छा होगा। अगर सब कुछ खराब होता, कोई अफ्रीका की कंट्री में तो नहीं बैठे हुए जी ना खाने को है, ना पीने को है, ना गोलियां पड़ रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप एक इज्जतदार अच्छी लाइफ घर में गुजार रहे हैं। चैलेंजेस पूरी दुनिया में इस टाइम, सही, और इधर से ज्यादा है। यहाँ तो फिर भी आप 3 वक्त की रच के खाना खाएंगे, दूसरे मुल्क में तो 2 टाइम भी मिल जाए तो बड़ी बात। सही, ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस हैं वहां पे करप्शन नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, तो मुश्किलात। मगर अगर हम सिर्फ अच्छाई की बात करें, जो नेगेटिव लोग हैं, एक टाइम आता है करते करते लोग सीख जाते हैं, और डस खा खा के लोग जो है वो समझ जाते हैं। तो इनको तो मेरे ख्याल से हमें इग्नोर करना चाहिए। ये जितना कर रहे हैं इनको बल्कि बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि हम बुराई की बात करते हैं तो लोग बुराई सीख भी जाते हैं कि यार हम भी ऐसा कर लेते हैं। तो हमें उसकी बुराई की बात करनी ही नहीं चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि हम अच्छाई या पॉजिटिव बात हम करके अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज जो है लोगों को दिखाएं। सही। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मैं दूसरी कंट्रीज में भी रहा हूँ, वहां पे सबसे बड़ी बात ये कि आप उनकी कंट्री के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ऐसे ही है। और हमारे यहाँ तो खुली इजाजत है। मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूं कि एक लॉ पास कर दिया जाए इसके ऊपर कि अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की तो आपके ऊपर ये पेनल्टी होगी, ये जुर्म है ये, और ये होना चाहिए। आप जाएं दूसरी कंट्री, इंडिया की कंट्री के साथ आप जाएं, मैं दुबई में रहा हूं, वहां पे आप किसी इंडियन से ये बात कह कहलवा के दिखा देंगे उसके मुल्क में प्रॉब्लम, जबकि हमें पता है कितने प्रॉब्लम है, कितनी गुर्बत, हमसे बहुत ज्यादा गुर्बत है वहां, मगर वो एक लफ्ज नहीं कहेगा इंडिया के खिलाफ। ये मैं आपसे गारंटीड कह रहा हूँ। मगर हम जो है वो सिर्फ एज अ पाकिस्तानी जो है, हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें कर करके हमने अपना खुद ही इमेज जो है वो बुरा कर दिया है। मीडिया में भी इसमें बहुत कसूरवार है, मीडिया भी सिर्फ नेगेटिव दिखा रहा है। आप बाहर के किसी मीडिया में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसके अलावा किसी मीडिया पे आप कोई नेगेटिव न्यूज दिखा, कंट्रोल मीडिया, स्टेट मीडिया हम कहते हैं, जर्नलिज्म के जमाने में स्टेट मीडिया, मतलब ये कि फिर भी कंट्रोल है। तो यहाँ भी तो हो सकता है ना। आप देखें ना, यहाँ यूट्यूबर भी नेगेटिव बात कर रहा है, सब नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी नेगेटिव को, और सुनने वाले भी सिर्फ नेगेटिव सुन रहे हैं। आप एक नेगेटिव खबर अभी लगाएं, आपके व्यूज कहां पहुंचते हैं, आप एक पॉजिटिव खबर लगाएं, कोई व्यूज ही नहीं आते। तो हमारा माइंडसेट इस तरह बना दी गया है। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे भी कहूंगा और सब लोगों से कहूंगा कि यार प्लीज स्टे पॉजिटिव रहें, अच्छी बात करें। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हो गए, सब अच्छा है, बुरा भी है, अच्छा भी है। लेकिन बुराई के लिए एटलीस्ट अवेयरनेस देना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, आपको चीजों के बारे में, ये बैड प्रैक्टिसेस हैं और ये बैड प्रैक्टिसेस हैं, और ये रहे, और ये पूरी दुनिया में है सर, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। बस हम जरा गाते ज्यादा है, हमारा 1 रुपए का नुकसान होता है तो हम इतना रोते हैं जैसे करोड़ों का नुकसान हो गया। और अगर वो और नुकसान नहीं भी हुआ होता, हमारा होने वाला होता है, तो भी हम कहते हैं मेरे साथ ये हो गया। ठीक है, तो नुकसान होने तो दो भाई, पहले उस लेवल पे तो जाओ, उसके बाद फिर आप इसको देखो। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आज के पॉडकास्ट में आप तशरीफ़ लाए, और यकीनन समझने की ज़रूरत है हमारे नाजरीन को कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, AI, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है और इसका दुरुस्त रास्ता क्या है। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।